रसोई में मायका। उषा की बेटी नैना की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। जहां एक तरफ नैना शादी के बाद नए परिवार में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी, वहीं उसकी मां उषा बेटी के मुंह में बेचैन थी। बचपन से लेकर आज तक उषा ने बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा किया था, इसलिए जब भी वो बेटी की कोई भी पसंदीदा डिश बनाती, उसे यही लगता कि किसी बहाने उसकी बेटी भी आकर अपनी पसंद की डिश चख सके। कितने दिन हो गए माँ आपके हाथ की कढ़ी चावल नहीं खाए। आज सचमुच ना मुझे आपके हाथ की कढ़ी चावल की बहुत याद आ रही है। आपको याद है कढ़ी में पकौड़े खाने के लिए मैं भैया से कितना झगड़ा करती थी? अरे बेटा याद है, सब याद है। अपने बच्चों की मीठी यादों को माँ कभी भूलती है क्या? अगर याद आ रही है ना बेटा तो आजा कुछ दिन के लिए मायके। जो तू कहेगी तेरी पसंद का मैं अपने हाथों से बना कर खिलाऊंगी। नहीं माँ, अभी तो मैं नहीं आ सकती। बस आपकी याद आई तो मैंने फ़ोन कर दिया, और कोई बात नहीं। नैना के फ़ोन रखने के बाद मेघा बहू, नैना का फ़ोन आया था। कह रही थी उसे घर की और मेरे हाथ के बने खाने की बहुत याद आ रही है। अरे मम्मी जी, तो बुला लीजिए ना नैना को कुछ दिन के लिए यहाँ रुकने। अरे मैंने कहा तो था, लेकिन वो कहने लगी नहीं निखिल जी को एक ट्रिप पर जाना है, ऐसे में सास ससुर को अकेला छोड़कर नहीं आ पाएगी। अरे मम्मी एक काम करो ना, यहाँ तो वैसे भी पेंटिंग का काम चल रहा है, पूरा दिन खटपट होती रहती है, जिससे आप दोनों सास बहू वैसे ही परेशान रहती हो। मेरी बात मानो तो आप नैना के यहाँ चली जाओ और कुछ समय उसके साथ बिताओ। और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि हमेशा बेटियाँ ही मायके आएंगी? अगर नैना बिजी है तो आप भी तो उसके ससुराल जाकर कुछ दिन उसके साथ समय बिता सकती हैं। बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन बहू यहाँ अकेले परेशान हो जाएगी। अरे नहीं मम्मी, आप अकेले थोड़ी ना जाएंगी, आप दोनों तैयारी कर लीजिए। मैं कल सुबह आपको नैना के यहाँ छोड़ देता हूँ, उसके लिए भी सरप्राइज़ हो जाएगा, और निखिल जी के जाने के बाद उसका मन भी आप लोगों को देखकर अच्छे से लगेगा। बेटी का सुझाव उषा को काफ़ी पसंद आया था, इसलिए दोनों सास बहू तुरंत ही बेटी के यहाँ जाने की तैयारी में लग जाती हैं। अगले दिन सुबह नैना के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मम्मी, आप अचानक से यहाँ? तेरे लिए एक और सरप्राइज है बेटा, इसीलिए हमने यहाँ आने से पहले तुझे फ़ोन करके नहीं बताया। उषा बहू को आवाज़ लगाते हैं, तभी उसकी भाभी भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सरप्राइज़ देखो, तुम्हें मायके की याद आ रही थी ना, लेकिन तुम मायके आ नहीं सकती थी, इसलिए तुम्हारा मायका ही तुम्हारे पास आ गया। बताओ कैसी लगी सरप्राइज़? सच में भाभी, आप दोनों को यहाँ देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोग अंदर चलिए, आइए। नैना अपनी भाभी और माँ को हॉल में बिठाकर खुशी से चहकते हुए रसोई की तरफ जाने लगती है। अरे बेटा, समधन जी आई है, तो ऐसा कर उनके साथ बैठकर थोड़ा समय बिता। चाय नाश्ता मैं भिजवाती हूँ कम्मों के हाथ। ठीक है मम्मी जी। नैना की सास नौकरानी कम्मों के साथ चाय नाश्ता अभी तैयारी कर रही थी, इतने में उसकी भाभी रसोई में पहुँच जाती है। अरे आंटी जी, आप क्यों चाय बना रही हैं? अरे बेटा, चाय तो बस बनने ही वाली है, तुम आराम से बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं, आप चाय क्यों बनाएंगी? आप आराम से बैठिए, चाय मैं बना कर लाती हूँ। और वैसे भी ना मम्मी जी को मेरे हाथ की चाय ही पसंद है, किसी और के हाथ की चाय उनको पसंद नहीं आती। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अपने घर में तो तुम रोज़ चाय बनाती ही हो, आज मेरे हाथ की चाय पी कर देखो। नहीं आंटी जी, मैं ना मम्मी जी के लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ, जिसमें लौंग, तुलसी, सौंफ, अदरक सब कुछ डालती हूँ। इतना ही नहीं, किस चीज़ की कितनी मात्रा चाय में डलेगी वो तो मैं ही जानती हूँ ना। इसलिए आपकी बनाई हुई चाय शायद ही उनको पसंद आए। आप जाकर बैठिए ना, मैं 10 मिनट में सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। नैना की भाभी के बार बार कहने पर सास उर्मिला रसोई से बाहर निकल जाती है और भाभी चाय बनाने लगती है। बड़ी अजीब है नैना की भाभी, मेहमान होकर ज़रा सा भी संकोच नहीं है। अगर मैंने चाय बना ही दी थी तो पी नहीं सकती थी? मेरे हाथ की चाय पीने से कुछ बिगड़ तो नहीं जाता? और सबसे बड़ी बात कि किसी के घर जाने के बाद इस तरह से कौन कहता है मम्मी जी मेरे अलावा किसी और के हाथ की चाय नहीं पिएंगी? नैना की सास को उसकी भाभी की ये बातें थोड़ी खटक गई थी, लेकिन फिर भी घर आए मेहमानों का वो अपमान नहीं करना चाहती थी। और बताइए बहन जी, कैसे हैं आप लोग? घर पर सब लोग कैसे हैं? आने से पहले आपने कोई सूचना भी नहीं दी, वरना हम थोड़ी तैयारी करके रखते तो आप लोगों को कष्ट नहीं होता। अरे बहन जी, इसमें कष्ट वाली क्या बात है? अपनी बेटी के घर आए हैं, कोई मेहमान थोड़ी ना है कि हमारे स्वागत में आपको कुछ विशेष इंतज़ाम करने होंगे।
और रसोई की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। मैं और मेरी बहू है ना, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप लोग क्यों संभालेंगे? आप तो हमारे मेहमान हैं। आप आराम से बैठकर बस हमें आज्ञा दीजिए। अपनी पसंद नापसंद बताइए, बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी तो मेरी और नैना की है। अरे बहन जी, आप तो जानती हैं कि माँ का दिल कैसा होता है। बिटिया को अपने हाथ से पकाकर उसकी पसंद की चीज़ें खिलाने का ना बड़ा मन करता है। अब शादी हो गई है तो नैना रोज़ रोज़ मायके तो आ नहीं सकती। अब अगर हमें मौका मिला है उसके ससुराल आकर कुछ दिन साथ रहने का, तो मुझे बनाकर उसे खिलाने दीजिए ना। उषा के बार बार जिद करने पर अंत में उर्मिला हार मान जाती है और अपनी समधन उषा और उनकी बहू को अपनी रसोई सौंप देती है। अगले दिन नैना के ससुर कहते हैं, सुनती हो निखिल की माँ, आज नाश्ते में थोड़े से पकोड़े बना लो। अरे भाई, कई दिन हो गए गर्मा गर्म पकोड़े नहीं खाए, और फिर समधन जी भी आई है तो पकोड़े बना लोगी तो अच्छा ही होगा। ठीक है पापा जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे नैना, तुम्हें पकोड़े बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम जाओ, जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। सच भाभी, मुझे तो सच में आपके हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है। जब आप अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बनाती थी ना, तो मेरा तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता था। अरे तो फिर देर किस बात की है? आज ही खिलाती हूँ तुम्हें गर्मा गर्म पकोड़े और अदरक वाली चाय। थोड़ी देर रुक जाओ बस। ननद को पकोड़े खिलाने का वादा करके नैना की भाभी रसोई में पहुंच जाती है और पकोड़ों की तैयारी करने लगती है। अरे बेटा, पकोड़े बना रही हो तुम, तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी चटनी पीस देती हूँ। और निखिल के पापा है ना, उनको चटनी से ही पकोड़े खाने अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, चटनी की क्या ज़रूरत है? पकोड़े तो अदरक वाली चाय के साथ ही स्वादिष्ट बनते हैं। और मैंने कहा ना, रसोई की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सब कुछ बनाकर थोड़ी देर में तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन तुम्हें चाय से पसंद है तो तुम चाय के साथ खा लो, लेकिन निखिल के पिताजी चाय के साथ पकोड़े नहीं खाएंगे। अरे आंटी जी, मेरी बात मानकर आज आप मेरे हाथ के स्पेशल पकोड़े चाय के साथ खाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे हाथ के पकोड़े में जादू है, जादू। अरे क्यों चटनी बनाकर पकोड़े का टेस्ट खराब करना? नैना की सास बार बार चटनी पीसने के लिए कहती रहती है, लेकिन नैना की भाभी अपने आगे उनकी चलनी ही नहीं दे रही थी और वो चाय से पकोड़े खाने की बात पर अड़ी हुई थी। उर्मिला के लाख कोशिश करने के बाद भी नैना की भाभी हाथ पकड़कर उन्हें रसोई से बाहर निकाल देती है। जब मैं कह रही हूँ कि हमें चटनी से पकोड़े खाने हैं, तो इसमें क्या ज़बरदस्ती है कि हम ज़बरन उनकी तरह चाय से पकोड़े खाएं? अरे भैया, अपना अपना टेस्ट होता है। ये छोटी सी बात इसे समझ में क्यों नहीं आ रही? मम्मी जी, मुझे ना कढ़ी पकोड़े खाने का बहुत शौक है। अब जब नाश्ते में पकोड़े बन रहे हैं तो ऐसा करते ना, लंच में कढ़ी चावल बना लेते। इन्हीं पकोड़ों को कढ़ी में डाल देंगे और लंच भी तैयार हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, बना लेना तू। लेकिन मम्मी जी, मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती। मेरे मायके में तो हमेशा मेरी मम्मी कढ़ी बनाती थी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताते जाऊंगी, तुम बनाना। ऐसा करने से तू सीख भी जाएगी कि कढ़ी कैसे बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी। नैना जैसे ही रसोई में कढ़ी बनाने के लिए पहुंचती है, पीछे से उसकी माँ और भाभी भी रसोई में आ जाते हैं। अरे बहन जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे कुछ नहीं, हमने सोचा पकोड़े काफ़ी सारे बच गए हैं तो कढ़ी बना लेते हैं, और फिर नैना को कढ़ी पकोड़ा पसंद भी है। वो तो ठीक है, लेकिन ये कढ़ी में आप अजवाइन क्यों डाल रही हैं? और इतना सारा बेसन डालकर बनाएंगे ना तो कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। आप ऐसा करिए, छोड़िए कढ़ी, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इसी तरह से कढ़ी बनाई जाती है, और हम तो इतने सालों से अजवाइन में छोंक कर ही कढ़ी खा रहे हैं। अरे तो आज तक आप गलत तरीके से कढ़ी बना रहे थे। कोई बात नहीं, मैं सही तरीके से कढ़ी बना देती हूँ। आज आप मेरे हाथ की कढ़ी खाकर देखिए, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अरे लेकिन हमें थोड़ी गाढ़ी कढ़ी पसंद आती है। अब थोड़ा कम बेसन डालेंगे तो कढ़ी उतनी गाढ़ी नहीं बनेगी, और निखिल के पापा को ना पतली कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बहन जी, कढ़ी का तो मतलब ही होता है हल्का भोजन। कढ़ी को मट्ठे से बनाया जाता है, इसलिए इसे मट्ठे की तरह ही पतला होना चाहिए, तभी तो उसमें असली स्वाद आता है। मुझे तो लगता है आज तक आपने असली कढ़ी खाई ही नहीं। चलिए, अब मैं आपको कढ़ी बनाना सिखा देती हूँ। नैना की माँ की बात सुनकर अब तो उर्मिला बिल्कुल चिढ़ गई थी। अरे 30 साल हो गए मेरी शादी को, आपके कहने का मतलब क्या है, हैं? कि मैं 30 साल से गलत तरीके से कढ़ी बना रही हूँ?
देखिए बहन जी, सही गलत जैसी कोई बात नहीं होती। जो जैसा खाता है उसे वही अच्छा लगता है। लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बनने वाला खाना सब गलत तरीके से बन रहा है और जो आप बनाते हैं वही सही है। अरे मम्मी छोड़िए ना, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती हो। अच्छा, मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उर्मिला की बेटी रश्मि ने जब रसोई में माँ के सुर बिगड़ते हुए देखे तो वो उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आई। अरे माँ, क्या हो गया था आपको? अरे वो 4 दिन के लिए आए हैं, मेहमान है हमारे घर में। कोई बात नहीं, अगर वो अपने तरीके से कढ़ी बनाना चाहते हैं तो बनाने दीजिए ना। आपको क्या परेशानी है? वो बनाकर खिला रही है तो आप आराम से बैठकर खाइए ना। अरे ये बात नहीं है बेटा, वो बना रही है और हम बैठ कर खाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो हमारे घर में अपनी मनमानी चला रही है। हमारा किया हुआ हर काम उन्हें गलत लगता है, हर चीज़ में अपनी नाक घुसाती है वो। अरे ये बात तो उनको भी समझ में आनी चाहिए ना कि वो मेहमान है तो मेहमान की मर्यादा में रहे। अब मेहमान हर चीज़ में इंटरफेयर करेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अब ये क्या बात हुई कि मैं 30 साल से गलत तरीके से कढ़ी बना रही हूँ। कभी कहती है चटनी नहीं खानी चाहिए, कभी कहती है मैं चाय अच्छी नहीं बनाती। अरे कोई कितना बर्दाश्त करेगा। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है माँ कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। आपको याद है माँ, जब भाई का रिश्ता नैना के यहाँ जुड़ा था तो क्या हुआ था? 6 महीने पहले। अरे बेटा नैना, देखो अब हमारा रिश्ता तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ गया है, इसलिए तुम्हारे परिवार की अच्छाई हो या बुराई, हर चीज़ का प्रभाव हमारे भी परिवार की गरिमा पर पड़ेगा। इसलिए अपने परिवार को कहना आज तक उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन अब विशेष ख्याल रखें। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मम्मी जी। आपको किस बात से समस्या है, साफ साफ कहिए ना। देखो बेटा, जब तुम्हारी मम्मी ही ऐसे बेहुदे कपड़े पहना करती है तो तुमसे हम क्या ही उम्मीद लगाए। ब्याहने लायक बेटी हो गई है और सूट सलवार पहनकर रिश्तेदारों के सामने आ जाती है। अरे कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना अपनी और हमारी इज्जत का। सास से फ़ोन पर खरी खोटी बातें सुनने के बाद नैना अपनी माँ को सूट की जगह साड़ी पहनने को कह देती है। बेटी की सास का अपने पहनावे पर कमेंट सुनकर उषा को बहुत बुरा लगता है। निखिल ने बताया कि तुम्हारे पापा एक छोटा सा लॉन बुक कर रहे हैं। देखो बेटा, हमारे 4 रिश्तेदार आएंगे, इज्जत की बात है। पापा से कहो कोई फार्म हाउस बुक कर ले, रोज़ रोज़ तो बेटी की शादी होती नहीं। अच्छा, मैंने देखा है तुम्हारी माँ को चटक रंग बहुत पसंद है, लेकिन उनसे कहना बेटी की शादी में उसे ही चमकने का मौका दे। हमें तो डर है कि कहीं वही लहंगा पहनकर दुल्हन बनकर बारात के सामने ना आ जाए। हैं भाई, हमें तो ये माँ का लहंगा पहनने का रिवाज कतई पसंद ना है। चाहे कुछ भी कहो, माँ तो माँ की तरह सादे कपड़ों में ही अच्छी लगती है। शादी में आने वाले सामान से लेकर नैना के परिवार के कपड़े, उनके सजने संवरने, लॉन पसंद करने, हर काम में उर्मिला ने अपनी भरपूर मनमानी चलाई थी। अरे ये सब क्या है मम्मी? आपको पसंद नहीं है आप मत पहनना, लेकिन नैना की माँ को उनकी पसंद के कपड़े गहने पहनने से आप रोकने वाली कौन होती है? आप खुद क्या पहनेंगी बस वही आप डिसाइड करो। नैना और उसका परिवार क्या पहनेगा, कैसे अरेंजमेंट करेगा, कहाँ करेगा, उनसे आपका क्या लेना देना? ये सब उनकी समस्या है ना। उनकी अपनी भी तो कुछ इच्छाएं रही होंगी ना अपनी बेटी की शादी को लेकर, तो करने दो ना उन्हें अपने मन की। अरे मेरे बेटे की भी तो शादी है, 4 रिश्तेदार जमा होंगे। अच्छा लगता है क्या कि कोई अगर दुल्हन की माँ को देखकर मुंह दबाकर हंसे तो? अब तेरी सास को तो कुछ ज़्यादा ही जवान बनने का शौक है, तो मैं क्या करूं? मम्मी, सबके अपने अपने विचार और सोच होती है। शादी में उन्हें कौन सी चीज़ देनी है कौन सी नहीं, ये तो उनके बजट पर निर्भर करेगा ना। ऐसे डिमांड करने से तो आप उनके बजट पर अतिरिक्त भार ही डाल रही हैं। बेटे का इस तरह अपने होने वाले ससुराल का बात बात में पक्ष लेना उर्मिला को कतई नहीं सुहाया था। अभी तो शादी तक हुई नहीं और अभी से बीवी और उसके मायके वालों का हो गया मेरा बेटा। पता नहीं कल को शादी करके आ जाएगी तो क्या गुल खिलाएगी। बेटे के समझाने पर भी उर्मिला को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, बल्कि होने वाली बहू और उसके परिवार की जिंदगी में दखल देना वो अपना अधिकार समझ रही थी। किसी तरह शादी संपन्न हुई और नैना अपने ससुराल पहुंच गई। शादी के बाद, देखो बेटा नैना, आज तुम्हारा पग फेरा है। 3 दिन बाद हमारे यहाँ से निखिल, तुम्हारे पापा जी और कुछ खास रिश्तेदार तुम्हारी विदाई कराने आएंगे। अपनी मम्मी से कहना मेहमानों की खरीदारी में कोई कमी ना करे। सभी मेहमानों को लौटते समय तिलक लगाकर शगुन के लिफाफों के साथ कपड़े भी दे। ठीक है मम्मी जी। निखिल, मम्मी जी ने शादी में हर काम में अपनी मनमानी चलाई है, लेकिन अब शादी के बाद इस तरह मम्मी पर दबाव बनाना
मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे उनके घर आए मेहमानों को क्या खिलाना है, कितना शगुन देना है, ये तो वो खुद तय करेंगी ना। इस तरह मांग कर लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप प्लीज़ मम्मी जी से बात करो ना। मम्मी, भाभी बार बार भाई से कह रही थी कि वो आपको समझाए, लेकिन आप समझने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे उस समय आपने अपनी सीमाओं को पार करके उनके हर मैटर में अपनी टांग अड़ाई, आज वही रवैया तो वो आपके साथ अपना रही हैं, ताकि आपको एहसास हो सके कि जब कोई हमारे पर्सनल मुद्दों पर खुद निर्णय लेता है और ज़रूरत से ज़्यादा दखल देता है तो कैसा लगता है। रश्मि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है। मैं मम्मी को कह कहकर थक गया था। उल्टा मम्मी तो मुझे ही जोरू का गुलाम बताने लगी थी। और फिर मैंने नैना के साथ मिलकर ये सारा खेल खेला, ताकि जब भाभी और मम्मी जी आकर आपके सामने, आपके घर, आपके किचन पर हक जमाए, तो आपको समझ में आए कि आपने उनके साथ क्या किया है। उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो उषा से माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि आगे से उनके मुद्दों में दखलंदाजी नहीं करेगी। अपनी समधन को माफ़ी मांगते देख उषा भी प्रेम से उन्हें गले लगा लेती है और दोनों सास बहू अपना नाटक बंद करके खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाती हैं।